ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, वरना हम अपने दिमाग को स्वच्छ और मजबूत नहीं रख पाएंगे। ये किसने कहा? महात्मा बौद्ध ने कहा है। नियमों की अनदेखी से बढ़ते खतरे। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि आग लगने की खूब घटनाएं हो रही है ना, और जब आग लग जाती है और जान माल की हानि होती है, उसके बाद सरकार, शासन, प्रशासन सब जागते हैं और फिर लीपापोती वही करने लगते हैं। एसआईटी बना देते हैं, जांच की बातें होने लगती हैं, कानूनी कार्रवाई की बातें होने लगती हैं। चाहे सरकार का निर्देश हो या फिर अदालत का फैसला, कुछ लोग नियमों की अनदेखी कर अपने हित साधने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, और भले ही इससे किसी की जान जोखिम में क्यों ना पड़ जाए। सर्वोच्च अदालत ने अपने एक फैसले में कहा कि सरकारी जमीन के अतिक्रमण पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए। सरकार की ओर से भी यह कहा जा रहा है कि अतिक्रमण करना कानूनी जुर्म है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानून के मुताबिक रिहायशी भवनों का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। भवन निर्माण से पहले प्रवेश और प्रस्थान के लिए उचित रास्ते बनाए जाने चाहिए। इमारतों में आग लगने या फिर अन्य आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रबंध करना जरूरी है। मगर इन नियम कानूनों की कौन परवाह करता है? विकास के नाम पर बहुमंजिला इमारतें या फिर भीड़ भीड़ वाले स्थलों पर बेतरतीब निर्माण प्रगति का प्रतीक बनते बनते मौत का सूचक बनने लगे हैं। और देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सर्वोच्च अदालत की, तो संविधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में 2 वर्ष पहले एक इमारत के भूतल में बारिश का पानी भर जाने से वहां कोचिंग सेंटर में मौजूद 3 युवाओं की मौत हो गई थी। ये वे नौजवान थे जो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर अपने लिए बेहतर रोजगार की जमीन तलाश रहे थे। और यहाँ भी नियमों का उल्लंघन कर निर्माण हुआ था, मगर संबंधित महकमे के अधिकारियों की मिलीभगत से इसे नजरअंदाज कर दिया गया। और इसी तरह का एक मामला हाल में दिल्ली के मालवीय नगर में सामने आया। एक इमारत का अवैध तरीके से विस्तार कर उसे बहुमंजिला होटल बना दिया गया। 6 कमरों की विभागीय मंजूरी लेकर 26 कमरे बना दिए गए। इस इमारत में आपात स्थिति के लिए वैकल्पिक निकासी मार्ग और अग्निशमन के पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए थे। और जब आग लगी तो कई लोग इमारत के अंदर ही फंसे रह गए और उनकी मौत हो गई। और इनमें से कई लोग ऐसे थे जो अपने निकट संबंधियों के उपचार के लिए इस होटल में ठहरे हुए थे। इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन हुए। सरकार की ओर से पीड़ितों के लिए अनुदान राशि घोषित की गई और फिर अवैध निर्माण को गिराकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और ये आप सोच के देखिए कि दिल्ली का हाल है, राष्ट्रीय राजधानी का हाल है, तो बाकी हिस्सों में आप लोग समझ सकते हैं कि नियमों की अनदेखी धज्जियां कैसे उड़ाई जाती होंगी। और इसके बाद नियमों की अनदेखी और विभागीय लापरवाही की दिल दहला देने वाली घटना उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अलीगंज में सामने आई है, जिस इमारत को वर्ष 2016 से ढाने का नोटिस दिया गया था। वहां गैर कानूनी ढंग से निर्माण किया गया था और इस व्यवसायिक इमारत में कोचिंग सेंटर भी संचालित किया जा रहा था। यहां लगी आग की घटना में विद्यार्थियों सहित 15 लोगों की मौत हो गई। पहली मंजिल पर पक्षी और जानवर रखे गए थे, दूसरी मंजिल पर गोदाम था और तीसरी मंजिल पर कोचिंग सेंटर था। आग गोदाम में लगी और देखते ही देखते पूरी इमारत जल गई। अंदर बैठे छात्र बाहर की ओर भागे, लेकिन निकासी के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं था। बचाव दल ने इमारत की पिछली दीवार को तोड़कर कुछ लोगों को बाहर निकाला, तो कुछ छात्र जान बचाने के लिए खिड़की से कूद गए। इसे शासन प्रशासन की लापरवाही नहीं तो और क्या कहा जाएगा। और आप देखते हैं, कुछ लोग चंद पैसों के लालच में नियम कानूनों का उल्लंघन कर बहुमंजिली इमारतें खड़ी कर देते हैं, और जहां आपात स्थिति के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किए जाते हैं। और ऐसी इमारतों को कहीं होटल में तब्दील कर दिया जाता है तो कहीं कोचिंग सेंटर संचालित किए जाते हैं। जाहिर है कि यह विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। अदालतों की ओर से ऐसे मामलों में कई बार निर्देश और चेतावनी भी दी जा चुकी है, लेकिन उन्हें अमल में लाने का जिन पर जिम्मा है वे आंखें मूंदे बैठे हैं। प्रशासन में
छिपी बैठी काली भेड़ें नियमों का उल्लंघन करने वालों का रास्ता साफ कर देती हैं। लखनऊ के अलीगंज में जिस व्यवसायिक इमारत में आग लगी थी वह वर्ष 2014 में बनाई गई थी। हैरत की बात है कि नियमों की अनदेखी करने पर निर्माण के 2 साल बाद ही इस इमारत को गिराने का नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद इसका व्यवसायिक इस्तेमाल होता रहा और अब जब आग की घटना में 15 लोगों की जान चली गई तब जाकर स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। सरकार ने इस घटना की जांच के लिए विशेष दल गठित किया और कानपुर में ऐसे ही 22 और कोचिंग संस्थान सील कर दिए गए और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नियमों की अनदेखी और अवैध तरीके से निर्माण कितने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। और अलीगंज के मामले में भवन मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया और लापरवाही बरतने के आरोप में 4 विभागीय अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। कुल मिलाकर 16 कर्मियों पर कार्रवाई की गई। पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई। मगर सवाल है कि बार बार होने वाली इस तरह की घटनाओं के बाद कार्रवाई क्या सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने जैसी नहीं है? ऐसी क्या वजह है कि अवैध तरीके से भवन निर्माण और नियमों की अनदेखी करने वालों को शुरू में नहीं रोका जा सकता है? ऐसे लोगों के भीतर कानून का खौफ क्यों नहीं है और क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि वे जो कर रहे हैं उसे कोई नहीं देख रहा है? सवाल है कि देश में यह सब चलता है कि मनोवृत्ति कब खत्म होगी? नौकरशाही को जब सुविधा केंद्रों में बदला जाता है तो ये असुविधा केंद्र कैसे बन जाते हैं? जो जनप्रतिनिधि चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की बात करते हैं, जब कभी उनकी तिजोरियों को खंगाला जाता है तो बेहिसाब संपत्ति का पता चलता है। इससे साफ है कि व्यवस्था में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है और जिसकी आग में आम आदमी झुलस रहा है। अगर प्रशासकीय ढांचा ईमानदार हो और कानून तोड़ने वालों को तुरंत दंडित किया जाए तो कई समस्याएं शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। मगर ऐसा केवल चुनावी घोषणाओं में ही होता है। उसके बाद दिल्ली के राजनगर, मालवीय नगर तथा उत्तर प्रदेश के अलीगंज अग्निकांड जैसी घटनाओं का सिलसिला जारी है। और आखिर सरकार और समाज कब जागेंगे? नियम कानूनों का उल्लंघन करके हथेलियों पर धन दौलत की फसल उगाने वालों पर शिकंजा कसा जाए और आम लोगों को भी सम्मान से जीने और अपने सपने पूरे करने का अवसर मिल सके। यह याद रखना चाहिए कि जब तक प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक सुधार नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार और कानून का उल्लंघन कर आमजन की जान को जोखिम में डालने का कुत्सित प्रयास भी अनवरत जारी रहेगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब लोकपाल के लिए आंदोलन चल रहा था उस समय ऐसा समझा जा रहा था कि कोई जादू की छड़ी आने वाली है कि घुमाएंगे और क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन आप देखिए लोकपाल बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार देखने को मिलती है। काल को लांघती दहलीज, ये आप देखिए जीवन का वह कोना जहां हम आज खड़े हैं वहां धूप का रंग बदल गया। यह कोई अचानक आया हुआ बदलाव नहीं है बल्कि जीवन यात्रा का स्वाभाविक पड़ाव है जिसे हमने कभी अपनी शर्तों पर तय किया था। यही अनजान घेरों के व्यू में भी रत गई है। आप जब पीछे देखते हैं तो वे रास्ते जो कभी बहुत कठिन और उबड़ खाबड़ लगते थे वे भी एक अर्थपूर्ण रेखा चित्र की तरह नजर आएंगे। और लेकिन एक उम्र में आकर जो सबसे बड़ी आज़ादी मिलती है वह है कुछ भी सिद्ध करने की व्यवस्था से मुक्ति। और यह उम्र का कोई भी पड़ाव हो सकता है। हम दौड़ते रहे, कभी अपने लिए तो कभी तो अक्सर किसी अन्य के लिए, कभी अपनी पहचान को पुख्ता करने के लिए तो कभी उससे छिपाने के लिए। एक समय के बाद यह भागदौड़ एक बीते हुए युग की धुंधली कहानी जैसी लगती है। जब शांत खड़ा रहना ही सबसे बड़ा साहस जान पड़े तो समझ लेना चाहिए कि यही है वह असली पड़ाव। इस पड़ाव पर आकर जो सबसे बड़ा परिवर्तन महसूस होता है वह है स्वयं से जुड़ी अपेक्षाओं का ढह जाना। हमने वर्षों तक यह माना था कि वह हैं जो दुनिया में हमें बताती रही या वह जो हमारी उपलब्धियों की फेहरिस्त गिनती रही। हकीकत यह है कि हम तो वह सब थे जो इन सब के परे था। हमने कई बार खुद को गलत साबित किया, कई बार सही होने के अहंकार में चोट खाई और हम जब उन स्मृतियों को खंगालते हैं तो ना कोई गिलानी होती है ना ही कोई गर्व, बस एक सहज स्वीकारोक्ति है कि हम एक जीवंत प्रक्रिया थे जो कभी थमी नहीं। और अब जब हम उस प्रक्रिया के इस मोड़ पर हैं और लगे कि हमने जो कुछ भी जिया वह बहुत था तो समझना चाहिए कि मुक्त हुए। और जब हमें संसार का कोलाहल भीतर तक नहीं छूता, सूचनाओं की उस बाढ़ में जो हर दिन हमें घेरे रहती हैं और हमने
उसे अपनी एक छोटी सी नाव बना ली और इसमें ना तो बहुत अधिक सामान है, ना ही कोई दिशा सूचक यंत्र, बस एक गहरा विश्वास है कि नदी जहां ले जाएगी वहां किनारा है। जब मान लेना चाहिए कि हमने यह सीख लिया कि सार्थकता का मतलब बहुत बड़े आयोजन नहीं, सार्थकता तो उस एक पल में है जब हम बिना किसी शोर के अपनी खिड़की से बाहर की दुनिया को देखते हैं और यह पाते हैं कि हम इस महान प्रकृति का एक सूक्ष्म लेकिन अविभाज्य हिस्सा है। इस एहसास में जो सुकून है वह किसी भी बड़ी सफलता से कहीं अधिक वजनदार है। हमारा यह वर्तमान या उत्तरकाल कोई ठहरा हुआ पानी नहीं है, यह एक निरंतर बहती हुई धारा है और जिसमें हर दिन नए रंग घुल रहे हैं। पुराने रिश्ते जो कभी बहुत शोर करते थे अब एक शांत संगीत की तरह हमारे साथ हैं। कुछ नए लोग भी हैं जिनकी उपस्थिति एक ताजा हवा के झोंके जैसी है। इनके सबके बीच हम स्वयं को बहुत हल्का महसूस करते हैं, जब भार कुछ भी अपना नहीं रहे और जब हम अपनी उन तमाम मान्यताओं को वहीं छोड़ दें जो हमें बांधे रखती थी, तो बस यहीं से हमारी मुक्ति हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। और जिस दिन किसी और की नजरों से खुद को देखने की जरूरत ना रहे, जीवन पूर्ण और अर्थवान हो जाता है। मुक्त होने का मतलब यह नहीं कि हम जीवन से अलग हो जाएं, उल्टा जीवन में और गहरे धंस जाना और उसकी छोटी छोटी तकलीफों और बड़े बड़े आनंदों को पूरे होश के साथ महसूस करना ही असली मुकाम है। जब हम अपनी शारीरिक सीमाओं और क्षमताओं को समझने लग जाते हैं तो एक अद्भुत दृष्टि का उदय होता है। यही समझ और स्पष्टता हमें यह बताती है कि हमारे पास उपलब्ध समय की एक सीमा है और हम इसी समय में अपनी संवेदनाओं को कितना विस्तृत कर सकते हैं। यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। हम अब उस घड़ी की सुइयों की तरह नहीं है जो टिक टिक कर के आगे बढ़ती हैं, बल्कि हम उस धूप की तरह हैं जो धीरे धीरे पूरे कमरे को अपनी गर्माहट से भर देती है। और जब हम इस सत्य को गले लगाते हैं कि जीवन का अर्थ किसी अंत में नहीं बल्कि निरंतरता में है, जो कुछ भी हमने रहा, जो कुछ भी पाया, वह सब हमारे चरित्र को की नींव बना है। हम जब तक उन तमाम छोटी बड़ी चीजों से अनुराग रखते हैं जो हमारे पास बची हैं, हमारा पढ़ना, सोचना, अपनों के साथ साझा करना, ये सब कोई कर्मकांड नहीं है। यही है सही अर्थों में जीने के तरीके। हमें जब किसी और के शब्दों की जरूरत ना रहे क्योंकि हमारे पास अपने अनुभव हैं, बस यही तस्वीर मुक्कल है। ये धुंधलाती सामे, ये मंद पड़ते उजाले और ये अपने लोग, बस यही हमारी पूरी दुनिया है। और इसी में जब हम अपनी पूर्णता को ढूंढ लेते हैं तो मान लेना चाहिए कि यह केवल विश्राम है। विराम हो तो भी चलेगा। मन जब एक आत्मीय विदाई की तैयारी करने लगे जीवन के साथ, उसके पूरे सौंदर्य के साथ, तो फिर कोई आकांक्षा मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती। और हम इसी तरह हर सांस के साथ खुद को फिर से रचते रहते हैं, संवरते रहते हैं, भले ही वह कितनी भी हो। और आप देखते हैं कितनी ही शेष या अशेष हो, विदा तो सभी को होना है। अच्छा कॉलम लिखा गया है। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं छोटी छोटी, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है। प्रदूषण की फिक्र, इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गहराती समस्या के मद्देनजर इसकी मुख्य वजहों की पहचान, उससे निपटने के लिए ठोस उपाय करना जरूरी है। मगर इस क्रम में सरकार जिन नीतियों का सहारा लेना चाहती है वे व्यापक जनहित में हो, यह सुनिश्चित किया जाना भी वक्त का तकाजा है। और देख रहे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में सांस लेना दुश्वार हो जाता है। ये है दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगी। और आप देखिए देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण एक अहम समस्या के रूप में चिंता का मुद्दा बना रहता है। इसके लिए सड़क पर चलने वाले वाहनों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। खासतौर पर दोपहिया वाहनों की बढ़ती संख्या न केवल सुव्यवस्थित यातायात बल्कि प्रदूषण के लिहाज से अपेक्षा ज्यादा बहस के केंद्र में रहती है। इन्हीं बिंदुओं के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सोमवार को नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत अगले वर्ष जनवरी से सिर्फ ई ऑटो यानी इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का ही पंजीकरण होगा। साथ ही जनवरी 2028 से सिर्फ ई दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण कराया जा सकेगा। नई नीति के तहत अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में छूट की व्यवस्था भी की गई है। जाहिर कि सरकार ने एक तरह से नीतिगत तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के क्रम में एक ठोस फैसला किया है, लेकिन चूंकि इसका वैसे लोगों के जीवन पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है
और जिनकी रोजी रोटी इन वाहनों से जुड़ी होती है। इसलिए फिलहाल इसके कई अन्य पहलुओं पर बहस जारी है। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि दिल्ली में पिछले कई वर्षों से लगातार प्रदूषण की वजह से हालात बेहद चिंताजनक होते गए हैं। तो इसमें वाहनों की खासी भूमिका रही है, मगर इसमें कारों और अन्य वाहनों के बरकस दोपहिया और तिपहिया वाहनों की कितनी भूमिका है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। खासतौर पर इसलिए भी कि दिल्ली में तिपहिया वाहन आमतौर पर सीएनजी से चलते हैं। एक समय पेट्रोल और डीजल वाहनों के धुएं से होने वाला प्रदूषण व्यापक चिंता का विषय बना था और उस समय सीएनजी वाहनों के जरिए दिल्ली की हवा को स्वच्छ रखने के दावे किए गए थे। लेकिन आज भी दिल्ली में वायु प्रदूषण की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। वहीं इलेक्ट्रिक कचरा आज विश्व भर में पर्यावरण के सामने एक नई चुनौती बन रहा है। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इस नीति के केंद्र में फिलहाल जिन दोपहिया और तिपहिया वाहनों को रखा गया, वे बड़ी संख्या में साधारण लोगों की आजीविका और आवागमन का मुख्य सहारा रहे हैं। नई नीति की अनिवार्यता की स्थिति में अपने वाहन को इलेक्ट्रिक प्रणाली में बदलना कम आय वर्ग के लोगों के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन सकता है। दूसरी ओर दिल्ली की सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन की बदहाली छिपी नहीं है। इसे बेहतर बनाने के लिए किसी भी सरकार ने ऐसे कदम नहीं उठाए ताकि लोग निजी वाहनों के बारे में ना सोचें। ऐसे में आवाजाही और रोजगार के लिहाज से दोपहिया और तिपहिया वाहन एक बड़े तबके के लिए सहारा रहे हैं। बहरहाल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति के जरिए अगर दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या पर काबू पाने में मदद मिलती है तो इसे एक बेहतर उपाय माना जाएगा। मगर इसके समानांतर दिल्ली में व्यापक पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन सहित अन्य बुनियादी ढांचे का जाल खड़ा करना होगा। इस सुविधा के जोखिम, आज के समय में एयर कंडीशनर यानी एसी को विलासिता की वस्तु के बजाय रोजमर्रा की जरूरत के सामान की तरह देखा जाने लगा है। मगर घर और कमरे के तापमान को ठंडा रखने की यह सुविधा अब जोखिम का सबक बनती जा रही है। हाल के वर्षों में एसी में विस्फोट से आग की घटनाएं एक गंभीर खतरे के रूप में उभर कर सामने आई हैं और ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 119 में सोमवार को सामने आई, जहां एक इमारत की 21वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में एसी में धमाका होने से आग लग गई। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इसने बहुमंजिला इमारतों में आपात स्थिति में सुरक्षा प्रबंधों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतनी ऊंची इमारत में आग को बुझाने में दमकल कर्मियों को कई घंटे लग गए। ऐसे में इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि विभागीय तैयारियों की मौजूदा चुनौतियों की लिहाज से इस गहन समीक्षा किए जाने की जरूरत है। गौरतलब है कि पिछले 2 माह के भीतर देश भर में एसी में विस्फोट से आग की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और जिनमें संपत्ति के साथ मानवीय क्षति भी हुई। खबरों के मुताबिक सऊदी में नोएडा में ही अब तक 150 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। एसी में विस्फोट के कई कारण हो सकते हैं, मसलन लगातार चलाने से कंप्रेसर पर अत्यधिक दबाव, गैस का रिसाव या फिर एसी से जुड़ी बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से भी आग लगने का खतरा बना रहता है। फिर एसी की गुणवत्ता में गिरावट भी एक अहम सवाल है। ऐसी घटनाओं में जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए इमारतों में सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त होने चाहिए। मगर यह अफसोसजनक है कि इस ओर ना तो शासन प्रशासन और न ही भवन निर्माताओं का ध्यान जाता है। यही नहीं, दमकल विभागों में संसाधनों का अभाव भी किसी से छिपा नहीं है। इसका ताजा उदाहरण नोएडा में हुए हादसे के दौरान देखने को मिला, जब दमकल गाड़ियों से पानी की बौछार 13वीं मंजिल से ऊपर नहीं जा सकी। जायरे की खतरों से निपटने के लिए व्यवस्था को हर स्तर पर चाक चौबंद करने की आवश्यकता है। बाकी हमारे देश में तो लापरवाही बड़ी देखने को मिलती है, ये भी आप लोग देखते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे इस संपाद की एक पार्ट की कहानी कवर होती है। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।